नमस्कार दोस्तों, एमएसजी के क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोकनाट्य टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले अपन ने राजस्थान के लोकनाट्य की डेफिनेशन पढ़ी, फिर प्रमुख विशेषता पढ़ी। तो याद रखना डेफिनेशन क्या है इसकी। जनसाधारण के द्वारा जनसाधारण के मनोरंजन के लिए अभिनय करना क्या कहलाता है? लोकनाट्य। लोकनाट्य में अभिनय, गायन और वादन तीनों होते हैं। याद रखना प्रमुख विशेषता, कल अपन ने अच्छे से इनको पढ़ा है। याद रखना प्रमुख विशेषता में 7 विशेषता बताई है, तो कल की क्लास में मैंने अच्छे से समझाया आपको, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट अपन ने पढ़ी है प्रमुख लोकनाट्य। प्रमुख लोकनाट्य में अपन ने ख्याल, तमाशा, नौटंकी, स्वाग, रम्मत, चार बेत, भवई, गौरी, कठपुतली, रामलीला, रासलीला और सनकादिक लीला, नरसिंह लीला, गौर लीला, गंधर्व नाट्य, डाक सवारी, कादरा बूतरा की सवारी, नाण। इन प्रमुख लोकनाट्य के नाम याद किए थे, जिसमें से सबसे अपन ने ख्याल लोकनाट्य कल की क्लास में पढ़ लिया था। ख्याल पहले नंबर की जो ख्याल लोकनाट्य, ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया, तो कल की क्लास देख लेना। जिसने किसी ने नहीं देखी है तो वो कल की क्लास देख लेना। फिर अपन ने पढ़ा कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल पढ़ने के बाद में नेक्स्ट ख्याल पढ़ी तुरा कलंगी ख्याल। इसके बाद में अपन ने पढ़ी जयपुरी ख्याल। फिर पढ़ी अपन ने शेखावाटी और चिड़वा ख्याल, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझा। फिर पढ़ी अपन ने हेला ख्याल, फिर अली बख्शी ख्याल, फिर डफाली ख्याल, फिर बेट के दंगल पढ़े, कन्हैयालाल ख्याल पढ़ी। इसके बाद में अपन ने ये इम्पोर्टेंट ख्याल है, इनके बारे में क्षेत्र और इनके प्रवर्तक पढ़े। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाथरसी ख्याल, ब्रज क्षेत्र, नथाराम गौड़ प्रवर्तक, यहाँ तक कल अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे नौटंकी लोकनाट्य। तो नौटंकी लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले याद रखना, जो नौटंकी लोकनाट्य है ये इसका मूल क्षेत्र कहाँ से है? तो याद रखना मूल क्षेत्र कहाँ का है इसका, तो याद रखना हाथरस, कानपुर, यूपी से संबंधित है। जो नौटंकी लोकनाट्य है इसका मूल क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखना हाथरस, कानपुर, यूपी से संबंधित है। नौटंकी लोकनाट्य मूलतः हाथरस, कानपुर, यूपी से संबंधित है। फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट याद रखना, जो नौटंकी लोकनाट्य है इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखना इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है? अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डींग, खेड़तल, तिजारा। पहला प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? तो याद रखना अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डींग, खेड़तल, तिजारा। नौटंकी लोकनाट्य के संबंध में पहला बिंदु याद रखना, मूलतः हाथरस, कानपुर, यूपी से संबंधित है, पहला बिंदु। दूसरा याद रखना प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? तो याद रखना अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डींग, खेड़तल, तिजारा। अब ये याद रखना, ये जिलों के नाम याद रखना, कौन से नौटंकी लोकनाट्य के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब जो भरतपुर जिला है इसमें जो प्रसिद्ध नौटंकी है तो वो याद रखना कौन सी है? तो याद रखना हाथरस नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना भरतपुर की प्रसिद्ध है। हाथरस नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना भरतपुर की प्रसिद्ध है। और धौलपुर की कौन सी प्रसिद्ध है? याद रखना नथाराम मंडली प्रसिद्ध कहाँ की है? तो याद रखना धौलपुर की। जो नथाराम मंडली प्रसिद्ध है वो किस क्षेत्र की है? तो याद रखना धौलपुर की। नौटंकी लोकनाट्य के संबंध में दोनों बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला है यह नौटंकी मूलतः हाथरस, कानपुर, यूपी से संबंधित है। दूसरा याद रखना प्रमुख क्षेत्र, जिसमें अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डींग, खेड़तल, तिजारा ये क्षेत्र आते हैं। और इनमें क्षेत्र विशेष में भी कौन कौन सी नौटंकी शामिल होती है? तो याद रखना भरतपुर में हाथरस नौटंकी प्रसिद्ध है और धौलपुर में हताराम मंडली प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब नेक्स्ट है जो नौटंकी लोकनाट्य है, इसमें कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी लोकनाट्य में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, मतलब प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखना यह अवनद वाद्य यंत्र है। नौटंकी लोकनाट्य में कितने वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना अवनद नगाड़ा वाद्य यंत्र मुख्य वाद्य यंत्र है, जिसे अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। प्रवर्तक कौन है इसके? जो नौटंकी लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है?
तो याद रखना भूरीलाल इसके प्रवर्तक है। भूरीलाल कहाँ के है? तो डींग के है, याद रखना। नौटंकी लोकनाट्य के प्रमुख वाद्यंत्र नगाड़ा है और नौटंकी लोकनाट्य का प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना भूरीलाल डींग। किस क्षेत्र के है? डींग क्षेत्र के। नौटंकी लोकनाट्य के संबंध में चारों बिंदु याद हो गए होंगे। मूलतः हाथरस यूपी कानपुर संबंधित है। प्रमुख क्षेत्र याद कर लेना। 9 वाद्यंत्रों का प्रयोग होता है। प्रमुख वाद्यंत्र नगाड़ा और जिसे अवनद वाद्यंत्र। नगाड़ा किस प्रकार का वाद्यंत्र है? याद रखना अवनद वाद्यंत्र। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो भूरीलाल डींग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, प्रसिद्ध कलाकार। जो नौटंकी लोकनाट्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? याद रखना प्रसिद्ध कलाकार है गिरिराज प्रसाद कामा। क्या है? गिरिराज प्रसाद कामा। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद कामा। इन्हें नौटंकी का जादूगर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना। जो नौटंकी लोकनाट्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखना गिरिराज प्रसाद कामा, जिसे नौटंकी का जादूगर भी कहा जाता है। याद रखना प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद कामा, नौटंकी का जादूगर कहा जाता है। और नौटंकी लोकनाट्य के कलाकार जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो याद रखना रामदयाल शर्मा। कहाँ के है? डींग के है। और इन्हें एक उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि दी है? तो याद रखना ब्रज कोकिला और ब्रज पपिया की उपाधि दी गई है। जो नौटंकी लोकनाट्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखना गिरिराज प्रसाद कामा, नौटंकी का जादूगर कहते हैं इन्हें। और याद रखना नौटंकी लोकनाट्य के कलाकार जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन है? याद रखना राम प्रसाद शर्मा। कौन है? राम प्रसाद शर्मा। कहाँ के है? डींग के हैं। राम प्रसाद शर्मा कहाँ के है? डींग के। और राम प्रसाद शर्मा को उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी है? तो याद रखना ब्रज कोकिला और ब्रज पपिया किसको कहा जाता है? रामदयाल शर्मा को। ब्रज कोकिला और ब्रज पपिया किसको कहा जाता है? रामदयाल शर्मा को। याद रखना दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, जो नौटंकी लोकनाट्य प्रथम महिला कलाकार कौन है? तो याद रखना मुस्तरबाई। कौन है? प्रथम महिला कलाकार कौन है? मुस्तरबाई। याद रखना नौटंकी लोकनाट्य प्रथम महिला कलाकार कौन है? मुस्तरबाई। नेक्स्ट कलाकार कौन है? अन्य कलाकार कौन कौन है? तो याद रखना जो नौटंकी लोकनाट्य है इसमें जो अन्य कलाकार है वो कौन कौन है? तो बद्री सिंह, कल्याण सिंह, छज्जन सिंह और आशा और कृष्णा, गुलाल और कमलेश लता। याद रखना अन्य कलाकार में कौन कौन है? बद्री सिंह है, कल्याण सिंह है, छज्जन सिंह है, आशा है, कृष्णा है, गुलाल है और कमलेश लता है। लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि नौटंकी लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले अपन ने पढ़ा मूलतः हाथरस कानपुर यूपी से संबंधित है। फिर इसके प्रमुख क्षेत्र पढ़े। इसमें 9 वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वाद्यंत्र नगाड़ा है। प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना भूरीलाल डींग इसके प्रवर्तक है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद कामा, जिसे नौटंकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना कलाकार जिसे पद्मश्री सम्मानित किया गया तो रामदयाल शर्मा। कहाँ के है? डींग के। इन्हें उपाधि दी गई है कौन कौन सी? ब्रज कोकिला और ब्रज पपिया कहा जाता है। प्रथम महिला कलाकार कौन है? तो याद रखना मुस्तरबाई। और अन्य कलाकार में कौन कौन याद रखोगे? तो याद रखना बद्री सिंह, कल्याण सिंह, छज्जन सिंह, आशा, कृष्णा, गुलाल और कमलेश लता। इनको अच्छे से याद करना। नौटंकी लोकनाट्य में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना और रीड कर लेना अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन प्रमुख नौटंकियाँ, मतलब राजस्थान में कौन कौन सी नौटंकियाँ प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना प्रमुख नौटंकियाँ, इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं अपन। तो ट्रिक है रूप आ अब हंस ले ना। ट्रिक का नाम है रूप आ अब हंस ले ना। रूप से याद रखना रूप बसंत। रूप से याद रखना रूप बसंत। रूप से याद रखना रूप बसंत। आ से याद रखना आलाउदल। अब से याद रखना अमर सिंह राठौड़। है से याद रखना हरिश्चंद्र तारामती। सह से याद रखना सत्यवान सावित्री। ले से याद रखना लैला मजनू। ना से याद रखना नल दमयंती और नकाब पोस। प्रमुख नौटंकियाँ कौन कौन सी है? याद रखना रूप से याद रखना रूप बसंत। आ से याद रखना आल्या उदल। अब से याद रखना अमर सिंह राठौड़। है से याद रखना हरिश्चंद्र तारामती। सह से याद रखना सत्यवान सावित्री। ले से याद रखना लैला मजनू
और ना से याद रखना नल दमयंती नकाब पोश। कौन कौन सी प्रमुख नौटंकियां प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो याद रखना रूप बसंत, अल्लाउदल, अमर सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, नल दमयंती और नकाब पोश। याद रखना ये प्रमुख नौटंकियां है राजस्थान में प्रसिद्ध है। रूप बसंत, अल्लाउदल, अमर सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र तारामती, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, नल दमयंती और नकाब पोश। इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो लोकनाट्य है वो है अपना तमाशा। कौन सा है नेक्स्ट? कौन सा है? तमाशा। नेक्स्ट कौन सा है? तमाशा। तमाशा लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले तो याद रखना ये किस शैली में है? तो याद रखना मूलतः महाराष्ट्र की शैली में है। कहाँ की शैली में है? मूलतः महाराष्ट्र की शैली में। पहला पॉइंट याद रखना मूलतः महाराष्ट्र की शैली में है। दूसरा याद रखना तमाशा लोकनाट्य राजस्थान में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो याद रखना जयपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना जयपुर का प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट याद रखना मूलतः महाराष्ट्र की शैली में है। दूसरा याद रखना जयपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा याद रखना जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण होता है। मतलब जयपुरी ख्याल के साथ यदि ध्रुपद गायकी का मिश्रण होता है तो कौन सी लोकनाट्य कहलाती है? तो याद रखना तमाशा लोकनाट्य कहलाती है। कौन सा लोकनाट्य कहलाती है? तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य के संबंध में पहला बिंदु याद रखना मूलतः महाराष्ट्र की शैली में है। दूसरा याद रखना जयपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा याद रखना जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण क्या कहलाता है? तमाशा लोकनाट्य कहलाता है। फोर्थ पॉइंट याद रखना जो तमाशा लोकनाट्य इसका प्रादुर्भाव किसने किया था? तो याद रखना राजा मानसिंह फर्स्ट। कौन किसने किया था तमाशा लोकनाट्य का प्रादुर्भाव? तो याद रखना राजा मानसिंह फर्स्ट ने किया था। तमाशा लोकनाट्य का प्रादुर्भाव किसने किया था? राजा मानसिंह फर्स्ट ने किया था। और 1594 में मोहन कवि ने धमाका मंजरी तमाशा का आमेर में प्रस्तुतिकरण किया था। याद रखना जो धमाका मंजरी तमाशा का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा और कब किया गया था? तो याद रखना धमाका मंजरी तमाशा का आयोजन आमेर में किसके द्वारा किया गया था? मोहन कवि ने किया था। कब किया था? 1594 में किया था। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इनको याद कर लेना। प्रादुर्भाव राजा मान सिंह फर्स्ट ने किया था। 1594 में मोहन कवि ने धमाका मंजरी तमाशा का आमेर में प्रस्तुतिकरण किया था। नेक्स्ट बिंदु है जो तमाशा लोकनाट्य इसका वास्तविक रूप प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि तमाशा लोकनाट्य का वास्तविक रूप से प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखना आंसर आएगा सवाई प्रताप सिंह। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि तमाशा लोकनाट्य का प्रादुर्भाव किसने किया था? तो याद रखना राजा मानसिंह फर्स्ट। याद रखना राजा मानसिंह फर्स्ट। इन दोनों में से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह को देना। यदि ऑप्शन में राजा मानसिंह फर्स्ट नहीं है तो या फिर क्या दोगे आंसर? सवाई प्रताप सिंह। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? सवाई प्रताप सिंह को, क्योंकि इन्होंने वास्तविक रूप से प्रारंभ किया था। तो इसलिए यदि ऑप्शन में राजा मानसिंह फर्स्ट नहीं है, प्रादुर्भाव पूछे तो सवाई प्रताप सिंह आप टिक कर लेना, करेक्ट आंसर होगा आपका। याद रखना तमाशा लोकनाट्य के प्रादुर्भाव कौन है? राजा मानसिंह फर्स्ट। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि तमाशा लोकनाट्य वास्तविक रूप से प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना तमाशा के कलाकारों के जो तमाशा के कलाकार हैं उनको गुणी खाना में शामिल करने वाले कौन थे? तो याद रखना सवाई राम सिंह सेकंड थे। तमाशा के कलाकारों को गुणीजन खाना में शामिल करने वाले कौन थे? तो याद रखना सवाई राम सिंह सेकंड। कल मैंने बताया था गुणीजन खाना क्या है। जो 22 विद्वान संगीतज्ञ थे वो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में निवास करते थे, उन्हें ही क्या कहा गया था? गुणीजन खाना। याद रखना पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पहले इनका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तमाशा लोकनाट्य फर्स्ट पॉइंट याद रखना मूलतः महाराष्ट्र की शैली में है। दूसरा याद रखना जयपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा याद रखना जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण क्या कहलाता है? तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य का प्रादुर्भाव किसने किया था? तो याद रखना राजा मानसिंह फर्स्ट ने किया था। 1594 में मोहन कवि ने धमाका मंजरी तमाशा का आमेर में प्रस्तुतिकरण किया था। वास्तविक रूप में प्रारंभ किसने किया था? याद रखना सवाई प्रताप सिंह ने। जो तमाशा के कलाकारों को गुंजन खाना में शामिल करने वाले कौन थे? तो याद रखना सवाई राम सिंह सेकंड थे। यहाँ तक समझ में आ गई? 6 पॉइंट पढ़ाए मैंने, 6 पॉइंट को अच्छे से
पढ़ लेना, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन इनके प्रवर्तक। जो तमाशा लोकनाट्य है इसके प्रवर्तक कौन है तो याद रखना, इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है तो इसके प्रवर्तक याद रखना बंशीधर भट्ट। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। प्रताप सिंह के काल में जयपुर आए थे। जो तमाशा लोकनाट्य है इसके प्रवर्तक कौन है? तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक है बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। और ये किसके काल में जयपुर आए थे तो याद रखना प्रताप सिंह काल के समय जयपुर आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक कौन है तो बंशीधर भट्ट है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। प्रताप सिंह के काल में कहाँ आए थे? जयपुर आए थे। याद रखना जो बंशीधर भट्ट है वो किसके काल में जयपुर आए थे तो याद रखना प्रताप सिंह के काल में जयपुर आए थे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो तमाशा लोकनाट्य है उसके महिला कलाकार कौन है तो याद रखना गौहर जान। कौन है? गौहर जान। महिला कलाकार कौन है इसके? तमाशा लोकनाट्य के महिला कलाकार कौन है तो याद रखना गौहर जान। तमाशा लोकनाट्य के महिला कलाकार कौन है? गौहर जान। और जो तमाशा लोकनाट्य है इसके अन्य कलाकार भी याद रखना। अन्य कलाकार में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है फूलजी भट्ट। अन्य कलाकार में कौन कौन सा है? फूलजी भट्ट। फूलजी भट्ट इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि उन्होंने तमाशा में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ किया था। उस्ताद का मतलब गुरु। परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? फूलजी भट्ट ने। तमाशा में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? याद रखना फूलजी भट्ट। फूलजी भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से है तो याद रखना तमाशा लोकनाट्य से। याद रखना। और जो वासुदेव भट्ट है ये भी अन्य कलाकार है किसके? तमाशा लोकनाट्य के। गोपी कृष्ण भट्ट, मन्नू भट्ट और सौरभ भट्ट और दिलीप भट्ट, मतलब जो भट्ट परिवार है वो तमाशा लोकनाट्य के कलाकार होते हैं। याद रखना। तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक किसको कहा गया है तो प्रवर्तक को याद रखना बंशीधर भट्ट जो महाराष्ट्र के हैं। प्रताप सिंह के काल में जयपुर आए थे। महिला कलाकार पूछे तो याद रखना गौहर जान। और अन्य कलाकारों में पूछे तो पहला याद रखना फूलजी भट्ट, तमाशा में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ किया था। दूसरा याद रखना वासुदेव भट्ट। तीसरा याद रखना गोपी कृष्ण भट्ट। ये तीन तो याद रखना है, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट और गोपी कृष्ण भट्ट। ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इन तीन को तो अच्छे से याद कर लेना। बाकी आप ये याद रहे या ना रहे, मन्नू भट्ट, सौरभ भट्ट और दिलीप भट्ट। वैसे भट्ट परिवार आ जाए ना, भट्ट परिवार किसी भी नाम के आगे भट्ट लगा हुआ हो तो याद रखना वो कौन से लोकनाट्य से संबंधित रहेगा? तमाशा लोकनाट्य से। इतना समझ में आ गया। अन्य कलाकार पढ़ लिए, महिला कलाकार भी पढ़ लिए, प्रवर्तक भी पढ़ लिए और तमाशा लोकनाट्य के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो भी पढ़ लिए अपन ने। एक बिंदु और बचा हुआ है, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो याद रखना जो वासुदेव भट्ट है, कौन सा है? वासुदेव भट्ट हीर रांझा और गोपीचंद के तमाशे की रचना की थी। याद रखना वासुदेव भट्ट ने हीर रांझा और गोपीचंद के तमाशे की रचना की थी। गोपीचंद और हीर रांझा तमाशे की रचना किसने की थी? याद रखना वासुदेव भट्ट ने। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं अपन। अवसर विशेष पर कौन कौन से तमाशे का आयोजन किया जाता है? तो याद रखना अवसर विशेष पर कौन कौन से तमाशे का आयोजन होता है। तो याद रखना अवसर विशेष पर कौन कौन से आयोजन होते हैं। तो इस याद रखना जोगी जोगन का तमाशा जो कब किस अवसर पर आयोजन किया जाता है? तो याद रखना फाल्गुन पूर्णिमा होली के अवसर पर आयोजन होता है। और हीर रांझा का तमाशा ये चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी के दिन आयोजित होता है। याद रखना जुट्टन मियाँ का तमाशा चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को के अवसर पर आयोजित होता है। गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या के दिन आयोजित होता है। इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है। जो से याद रखना जोगी जोगन का तमाशा, ही से याद रखना हीर रांझा का तमाशा, जू से याद रखना जुट्ठन मियाँ का तमाशा और गो से याद रखना गोपीचंद का तमाशा। ये जो अवसर है, ये जो तमाशे हैं चारों, ये 16 दिन में कंप्लीट होते हैं। तो याद रखना जो फाल्गुन पूर्णिमा होती है उसमें तो जोगी जोगन का तमाशा होता है। और जो चैत्र कृष्ण एकम मतलब चैत्र कृष्ण को एकम को कौन क्या मनाया जाता है? दुलंडी। तो याद रखना हीर रांझा का तमाशा चैत्र कृष्ण एकम दुलंडी के अवसर पर होता है। और जुट्ठन मियाँ का तमाशा चैत्र कृष्ण अष्टमी मतलब शीतलाष्टमी के दिन होता है। और गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या को होता है। ठीक है। अवसर विशेष के तमाशे याद रखना जो से जोगी जोगन, ही से याद रखना हीर रांझा का तमाशा, जू से याद रखना जुट्ठन मियाँ का तमाशा, गो से याद रखना गोपीचंद का तमाशा। जो ही जू गो, जो ही जू गो,
जोही जुगो, जोगी जोगन का तमाशा, हीर रांझा का तमाशा, जुट्ठन मियाँ का तमाशा, गोपीचंद का तमाशा। जोगी जोगन का तमाशा फाल्गुन पूर्णिमा होली के अवसर पर, और हीर रांझा का तमाशा चैत्र कृष्ण एकम दुलंडी के अवसर पर, और जुट्ठन मियाँ का तमाशा चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी के अवसर पर, और गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या के दिन। नेक्स्ट याद रखना, जो तमाशा लोकनाट्य है इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, विशेषताओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली विशेषता याद रखना, काव्य में स्वाद, मतलब स्वाद क्या होता है, आपस में बातचीत करना स्वाद कहलाता है। तो प्रमुख विशेषता याद रखना, काव्य में बातचीत या स्वाद बोल सकते हो आप। नेक्स्ट विशेषता याद रखना, संगीत गायन और नृत्य की प्रधानता होती है। जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें संगीत गायन और नृत्य की तीनों की प्रधानता होती है, संगीत गायन और नृत्य तीनों की प्रधानता होती है। तीसरी विशेषता याद रखना, आयोजन स्थल को क्या कहते हैं। जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें आयोजन स्थल को क्या कहते हैं, तो याद रखना अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, अखाड़ा। और जो चौथी विशेषता है, महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाती है, तो याद रखना महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती है। जो तमाशा लोकनाट्य है इसमें महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाता है, तो याद रखना महिलाओं के द्वारा इस ही निभाई जाती है। पांचवा याद रखना, प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किया जाता है। तमाशा लोकनाट्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना 4 वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र, नगाड़ा वाद्य यंत्र, हारमोनियम वाद्य यंत्र और तबला वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, याद रखना तत्वाद्य यंत्र। नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, याद रखना अवनद वाद्य यंत्र। हारमोनियम का कोई प्रकार नहीं है, याद रखना। तबला वाद्य यंत्र का कौन सा प्रकार है, तो याद रखना अवनद वाद्य यंत्र है। प्रमुख विशेषता पहली याद रखना काव्य में स्वाद, और दूसरी याद रखना संगीत गायन और नृत्य की प्रधानता। चौथी याद रखना आयोजन स्थल को क्या कहा जाता है, अखाड़ा, और महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है। प्रमुख वाद्यंत्र कौन कौन से प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना सारंगी, नगाड़ा, हारमोनियम और तबला। ये है तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य के संबंध में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे वो आपको समझा दिया। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लोकनाट्य है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखना प्रमुख विशेषता भी इसकी याद रखना, और जो मैंने इम्पोर्टेंट बिंदु पढ़ाए आपको वो भी इसके संबंध में याद रखना। मुख्यतः तो प्रवर्तक, महिला कलाकार, अन्य कलाकार भी आजकल पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, और मोस्टली ये तो पूछा ही जाता है राजस्थान की किसी भी एग्जाम हो, प्रवर्तक, महिला कलाकार, अन्य कलाकारों के संबंध में क्वेश्चन पूछता ही रहता है वो एग्जामिनर, याद रखना। नेक्स्ट कलाकार पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लोकनाट्य पढ़ेंगे वो है स्वांग लोकनाट्य है। कौन सी है, स्वांग लोकनाट्य। स्वांग जानते हो क्या होता है, स्वांग अपन गांव में मतलब कोई खेल दिखाने वाला आता है, मतलब वो किसी अलग ही वेशभूषा में, तो अपन बोले कि क्या सांग निकाल रखा है, क्या सांग निकाल रखा है, तो स्वांग उसको ही बोलते हैं, सांग। गांव में क्या बोलते हैं इसको, क्या सांग निकाल रखा है। तो स्वांग की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले तो याद रखना स्वांग की डेफिनेशन क्या है, किसी ऐतिहासिक पौराणिक पात्र की वेशभूषा धारण करके उसकी नकल करना। मतलब अपन किसी बड़े आदमी के कपड़े पहन लेते हैं, तो अपन को ये नहीं, घर वाले ये नहीं बोल देते हैं कि क्या सांग काट रखा है, तो वो ये है किसी की नकल करना, मतलब किसी की वेशभूषा का धारण करके उसकी नकल करना क्या कहलाता है, सांग। गाँव में सांग बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध रूप क्या है इसका, शुद्ध शब्द क्या है, ये स्वांग। याद रखना अपन तो अपनी भाषा में बोलते हैं सांग, लेकिन शुद्ध शब्द कौन सा है, स्वांग। याद रखना स्वांग किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र की वेशभूषा धारण करके उसकी नकल करना क्या कहलाता है, स्वांग कहलाता है। जो स्वांग है इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, मुख्य क्षेत्र तो याद रखना भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अन्य अलावा भी याद रखना देवगढ़, राजसमंद। जो स्वांग है इसका मुख्य क्षेत्र तो कहाँ का है, भीलवाड़ा का, और अन्य इसके अलावा अन्य क्षेत्र कौन सा है, देवगढ़, राजसमंद का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो स्वांग के कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना बहरूपिया। बहरूपिया कहा जाता है उनको, कलाकार को क्या कहा जाता है, बहरूपिया कहा जाता है। जो स्वांग के कलाकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखना बहरूपिया कहा जाता है। और प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी होती है इसमें, याद रखना 2 जातियाँ होती है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू में जो इसके कलाकार होते हैं उन्हें भांड कहते हैं, और मुसलमान को क्या कहते हैं, भानुमति। याद रखना प्रमुख जातियाँ 2 होती है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू के जो कलाकार होते हैं उन्हें भांड कहते हैं, और मुसलमान के होते हैं जिन्हें भानुमति कहते हैं। याद रखना स्वांग किसी ऐतिहासिक या पौराणिक
पात्र की वेशभूषा धारण करके नकल करना क्या कहलाता है? स्वांग। प्रमुख क्षेत्र याद रखना भीलवाड़ा के अलावा देवगढ़ और राजसमंद दोनों याद रखना। कलाकार कौन है इसके? कलाकार किसको कहा जाता है? स्वांग के कलाकार को क्या कहते हैं अपन? याद रखना बहरूपिया कहा जाता है। प्रमुख जातियाँ होती है बांड हिंदू होते हैं और भानुमति मुसलमान होते हैं। अब स्वांग जो लोकनाट्य है इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कलाकार के संबंध में अपन देखते हैं कौन कौन से कलाकार हैं। तो मुख्य रूप से कितने कलाकार हैं इसके? तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो जानकीलाल भांड है, कहाँ के है ये? भीलवाड़ा की है। इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और जो जानकीलाल भांड है ये 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानकीलाल भांड को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन थे? तो याद रखना जो स्वांग है इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन थे? जानकीलाल भांड। कौन थे? जानकीलाल भांड। प्रमुख कलाकार में सबसे पहले अपन ने पढ़ा जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड को मंकी मैन भी कहा जाता है। ये किस क्षेत्र के हैं? तो याद रखना भीलवाड़ा के हैं। और इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन है? जानकीलाल भांड। नेक्स्ट याद रखना धनरूप भांड। नेक्स्ट याद रखना धनरूप भांड। धनरूप भांड कहाँ के है? जोधपुर के। अब धनरूप भांड के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना जो भांड का किताब और जहांगीर भेंट की थी वो कौन थे? तो याद रखना धनरूप भांड। कहाँ के थे? जोधपुर के। अब याद रखना धनरूप भांड के संबंध में सबसे पहले याद रखना ये जोधपुर के थे और जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड खिताब दिया था। क्या दिया था? भांड खिताब। याद रखना धनरूप भांड जोधपुर के थे और जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड का खिताब दिया था। और याद रखना मान सिंह ने इसने जागीरी भेंट की थी। धनरूप भांड के संबंध में 2 बिंदु याद रखना। पहला तो याद रखना जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड का खिताब दिया और दूसरा याद रखना मान सिंह ने जागीरी भेंट की थी। और ये किस क्षेत्र से है? तो याद रखना जोधपुर के क्षेत्र से है। और परशुराम भांड ये किस क्षेत्र से है? याद रखना केलवा राजसमंद के। जो परशुराम भांड है ये किस क्षेत्र के हैं? तो याद रखना केलवा राजसमंद। किस क्षेत्र के हैं? तो याद रखना केलवा राजसमंद। सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? जानकीलाल भांड। कौन है? जानकीलाल भांड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो याद रखना कौन से लोकनाट्य से है? स्वांग लोकनाट्य से। इन्हें मंकी मैन कहते हैं। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वांग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले कौन है? जानकीलाल भांड। धनरूप भांड जोधपुर के हैं। जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने भांड खिताब दिया और मान सिंह ने इन्हें जागीरी भेंट दी। जागीरी भेंट किसने की थी? मान सिंह ने। और परशुराम भांड केलवा राजसमंद के हैं, याद रखना। ये इम्पोर्टेंट है। ये अपन ने स्वांग लोकनाट्य के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका अपन ने अच्छे से समझा और इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में भी अपन ने पढ़ा। अब जो राजस्थान में जो प्रमुख स्वांग है वो कौन कौन सी है तो उनके नाम भी देख लो एक बार अच्छे से। तो याद रखना जो प्रमुख स्वांग है राजस्थान में, प्रमुख स्वांग कौन कौन सी है? तो याद रखना नाहर स्वांग। नाहर स्वांग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना मांडल भीलवाड़ा की। जो नाहर स्वांग है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना मांडल भीलवाड़ा की। टूटिया स्वांग जानते हो कब किया जाता है? याद बताओ टूटिया स्वांग कब किया जाता है? कमेंट करके बताओ टूटिया स्वांग कब किया जाता है? टूटिया स्वांग कब करते हैं? जब बारात चली जाती है तो जो महिलाएं घर में जो टूटिया करती हैं ना उसे बोलते हैं टूटिया स्वांग। ठीक है। चाचा बोरा स्वांग और सेठ सेठानी और मैना गुजरी। याद रखना राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख स्वांग प्रसिद्ध है? तो याद रखना पहली नाहर स्वांग मांडल भीलवाड़ा में है, दूसरी याद रखना टूटिया स्वांग, तीसरी याद रखना चाचा बोरा, चौथी याद रखना सेठ सेठानी और पांचवी याद रखना मैना गुजरी। ठीक है, प्रमुख स्वांग याद कर लेना पाँचों के पाँचों। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोकनाट्य फड़। नेक्स्ट कौन सी है? फड़। नेक्स्ट कौन सी है? फड़। फड़ लोकनाट्य के संबंध में। अब
फड़ क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानते हैं जो फड़ होती है क्या है ये फड़। तो याद रखना, जो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण क्या कहलाता है? फड़। यहाँ पे चित्रण याद रखना, जीवन का चित्रण, ऐसे मत याद रखना जीवन का वर्णन। वर्णन नहीं होता है, ये चित्रण होता है। मतलब कपड़े के पर्दे पर लोक देवताओं के जीवन का चित्रण होता है, ना कि वर्णन। तो फड़ क्या होती है? तो याद रखना, कपड़े के पर्दे पर, क्या याद रखोगे? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। याद रखना, जो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, फड़ क्या होती है? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के चित्रण, कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण क्या कहलाती है? फड़। दूसरा बिंदु याद रखना, जो फड़ होती है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। किस परिवार की प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जोशी परिवार से संबंधित है और फड़ का चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। जोशी परिवार फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फड़ क्या होती है? कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण फड़ कहलाती है। दूसरा याद रखना, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा की। किस परिवार की प्रसिद्ध है? तो याद रखना, जोशी परिवार फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट याद रखना, जो फड़ है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखना, श्रीलाल जोशी। कौन है प्रसिद्ध कलाकार? श्रीलाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो प्रसिद्ध कलाकार है, फड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका नाम है श्रीलाल जोशी और 2006 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, जो फड़ चित्रांकन है इसका प्रवर्तक कौन किया था? तो याद रखना, पांचोजी जोशी। प्रवर्तक कौन है? फड़ के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, पांचोजी जोशी। प्रवर्तक कौन है? पांचोजी जोशी। प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? तो याद रखना, पार्वती जोशी। मतलब चितेरी क्या होता है? तैयार करने वाला। मतलब प्रथम महिला फड़ को तैयार करने वाली कौन थी? तो पार्वती जोशी। और विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन थी? तो याद रखना, गोतली देवी। याद रखना, गोतली देवी। अन्य कलाकार में याद रखना, दुर्गा लाल और शांति लाल। जो फड़ के अन्य कलाकार हैं उनमें याद रखना, दुर्गा लाल और शांति लाल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, मनोती पूर्ण होने पर फड़ का रात्रि में वाचन किया जाता है। जब अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपने देवताओं के जीवन का जो चित्रण करते हैं, फड़ का वाचन करते हैं रात्रि में, वो किसके द्वारा करते हैं? तो याद रखना, भोपो के द्वारा वाचन किया जाता है। वो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर फड़ का रात्रि में वाचन किया जाता है। और ये वाचन कौन करते हैं? तो याद रखना, भोपो के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। फड़ के संबंध में जो इम्पोर्टेंट बिंदु थी यह आपको समझ में आया। पहला तो याद रखना, फड़ कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण फड़ कहलाती है। दूसरा याद रखना, फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। जोशी परिवार फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा याद रखना, फड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो याद रखना, श्रीलाल जोशी है। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चौथा याद रखना, फड़ के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना, पांचोजी जोशी है। और फड़ के प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? तो याद रखना, पार्वती जोशी है। और विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन है? तो याद रखना, गोतली देवी है। और फड़ के अन्य कलाकार कौन कौन है? तो याद रखना, दुर्गा लाल और शांति लाल। और मनोती पूर्ण होने पर फड़ का रात्रि में वाचन किया जाता है। और ये वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, भोपो के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको याद कर लेना। इससे संबंध में और भी बिंदु है, जो 2 पॉइंट और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं अपन। तो याद रखना, चातुर्मास। चातुर्मास कौन सा मास होता है? जिसमें देवता सो जाते हैं। तो याद रखना, जो देव सोए जाते हैं उस महीने में फड़ का वाचन नहीं होता है। याद रखना, चतुर्मास में फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना, जो फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर, मतलब फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर पुष्कर झील में इसको विसर्जित किया जाता है। याद रखना, मतलब जो फड़ होती है इनको विसर्जित करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? याद रखना, फड़ को ठंडी करना। क्या कहते हैं? फड़ को ठंडी करना। फड़ को ठंडी करना क्या होता है? पुष्कर झील में विसर्जित करना। मतलब कोई भी झील हो, या मतलब जैसे अपन फोटो, अपने मंदिर में फ़ोटो वगैरह ख़राब हो जाती है तो अपन पीपले के पेड़ के नीचे रख देते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो फड़ होती है तो उसको भी अपन पुष्कर झील में विसर्जित करते हैं, उसे ही फड़ ठंडी करना कहते हैं। तो याद रखना, फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना, फड़ कपड़े के पर्दे पर
कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के चित्रण का जीवन का चित्रण है। शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। प्रवर्तक कौन है? पांचोजी जोशी। प्रथम महिला फट चितेरी पार्वती जोशी। विश्व प्रसिद्ध चितेरी कौन है? गोतली देवी। और अन्य कलाकार कौन है? दुर्गालाल, शांतिलाल। मनोती पूर्ण होने पर फट का रात्रि में वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बोपो के द्वारा। चातुर्मास में फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। और फड़ के जीर्ण शीर्ण होने पर पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है, याद रखना। अब जो राजस्थान में प्रचलित फड़ है उनका अपन यही डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। जो ये पापू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, इनकी फड़ का वाचन अपन यहीं पे कर लेते हैं। फिर लोक देवता टॉपिक में इनका अध्ययन नहीं करेंगे, तो इन फड़ों का अध्ययन यहीं पे कर लेते हैं। तो याद रखना पहली फड़ कौन सी है? राजस्थान में प्रसिद्ध फड़ है। हेडिंग डाल लेना, राजस्थान में प्रसिद्ध फड़। तो पहली है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो याद रखना पाबूजी की फड़। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो याद रखना पाबूजी की फड़ है। दूसरा याद रखना जो पाबूजी की फड़ है इसके चितेरा कौन है? तो याद रखना श्रीलाल जोशी है। जो पाबूजी की फड़ है इसके चितेरा कौन है? चितेरा मतलब तैयार करने वाला कौन है? श्रीलाल जोशी। दूसरा याद रखना पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्यंत्र प्रयोग में किया जाता है? तो याद रखना रावण हत्या वाद्यंत्र। किस प्रकार का वाद्यंत्र है? या तत्व वाद्यंत्र है। नेक्स्ट याद रखना आयड़, भील और नायक जाति के बोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है। जो पाबूजी की फड़ है इस किस जाति के बोपो द्वारा वाचन किया जाता है? तो याद रखना आयड़, भील, नायक जाति के बोपो द्वारा वाचन किया जाता है। अब पाबूजी के संबंध में एक इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना, घोड़ी। जो पाबूजी की घोड़ी है इसका नाम क्या है? केसर कालमी। इसका नाम क्या है? केसर कालमी। केसर कालमी को काले रंग में दर्शाया गया है। जो ये फड़ है पाबूजी की, इसमें जो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? तो घोड़ी का नाम याद रखना केसर कालमी। और ये किस कलर की होती है? तो याद रखना काले रंग में इसको दर्शाया गया है। पाबूजी की फड़ के संबंध में 5 बिंदु याद रखना। पहला तो याद रखना सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो याद रखना पाबूजी की फड़। चितेरा कौन है? तो याद रखना श्रीलाल जोशी। वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग में किया जाता है? तो याद रखना रावण हत्या वाद्यंत्र। और आयड़, भील, नायक जाति द्वारा बोप द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी का रंग कैसा होता है? काले रंग से दर्शाया गया है। पाबूजी की फड़ में केसर कालमी का रंग कैसे दर्शाया गया है? तो याद रखना काले रंग में दर्शाया गया है। नेक्स्ट याद रखना रामदेव जी की फड़ है। रामदेव जी की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना अपने को जो रामदेव जी की फड़ है ये किस जाति के बोपो द्वारा वाचन किया जाता है? तो याद रखना कामड़ जाति के बोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किस जाति के द्वारा? कामड़ जाति के बोपो द्वारा वाचन किया जाता है। वाद्यंत्र कौन सा है? तो याद रखना रावण हत्या वाद्यंत्र, जो एक प्रकार का तत्व वाद्यंत्र है, उसके द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसके चितेरा कौन है? रामदेव जी की फड़ की चितेरा कौन है? तो याद रखना चौथमल। रामदेव जी की फड़ की चितेरा कौन है? तो याद रखना चौथमल। रामदेव जी फड़ के संबंध में 3 बिंदु याद रखना। पहला तो कामड़ जाति के बोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है। दूसरा याद रखना वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में किया जाता है? तो याद रखना रावण हत्या वाद्यंत्र प्रयोग में किया जाता है। रावण हत्या वाद्यंत्र तत्व वाद्यंत्र का प्रकार है, ठीक है। चितेरा कौन है? रामदेव जी की फड़ की चितेरा कौन है? तो याद रखना चौथमल। तीनों पॉइंट याद रहे, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो फड़ है वो है देवनारायण जी की फड़। नेक्स्ट फड़ का क्या नाम है? देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ के संबंध में याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है। दूसरा याद रखना सबसे लंबी फड़ है। तीसरा याद रखना सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। चौथा याद रखना सबसे छोटी फड़ है। और 5वें पॉइंट याद रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये 5 पॉइंट याद रखना। सबसे पहले तो जो देवनारायण जी की फड़ है सबसे प्राचीन फड़, मतलब सबसे पुरानी फड़ किसकी है? तो याद रखना देवनारायण जी की सबसे पुरानी फड़ है। दूसरा याद रखना देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कपड़े पर सबसे लंबी है। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है सबसे लंबी, और जो फोर्थ पॉइंट है सबसे छोटी भी फड़ है। मतलब सबसे लंबी कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ी है। और सबसे छोटी भी कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ी है। पर यह ध्यान रखना जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ ये तो है कपड़े के ऊपर। याद रखना किसके ऊपर? कपड़े के ऊपर। और जो सबसे छोटी फड़ है ये किस में है? डाक टिकट पे सबसे छोटी है। याद रखना डाक टिकट में सबसे छोटी है और कपड़े पे सबसे लंबी है।
देवनारायण जी की फड़ के संबंध में सबसे पहले पढ़ा अपन ने सबसे प्राचीन फड़। दूसरी याद रखना सबसे लंबी फड़ है, किस पर? कपड़े पर। तीसरी याद रखना स्वार्थिक चित्रों वाली फड़ कौन सी है? तो याद रखना देवनारायण जी की फड़ है। चौथा याद रखना सबसे छोटी फड़ है, किस पर? डाक टिकट पर। पांचवा बिंदु याद रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। जो देवनारायण जी की फड़ है इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? तो याद रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। जो देवनारायण जी की फड़ है ये किस जाति के बोपू द्वारा वाचन किया जाता है? तो याद रखना बगड़ावत गुजर जाति के बोपू द्वारा इसका वाचन किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? बगड़ावत गुजर जाति के बोपू द्वारा इसका वाचन किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना जंत्र वाद्यंत्र, जो तत्व वाद्यंत्र होता है। वाद्यंत्र कौन सा? जंत्र वाद्यंत्र। और याद रखना देवनारायण जी की फड़ का वर्तमान में लंदन म्यूजियम में रखी है। जो देवनारायण जी की फड़ है वो कहाँ रखी हुई है? तो याद रखना लंदन म्यूजियम में रखी हुई है। और जो देवनारायण जी के घोड़े हैं उनको का नाम क्या है? तो याद रखना लीलागर। नाम क्या है? लीलागर। और ये किस रंग में दर्शाया गया है फड़ में? तो याद रखना हरे रंग में दर्शाया गया है। किस रंग में दर्शाया गया है? तो याद रखना हरे रंग में दर्शाया गया है। किस रंग में दर्शाया गया है? हरे रंग में दर्शाया गया है। देवनारायण जी की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना सबसे प्राचीन फड़, सबसे लंबी फड़, स्वार्थिक चित्रों वाली फड़, सबसे छोटी फड़। सबसे छोटी फड़ होती है डाक टिकट पे और सबसे लंबी फड़ होती है कपड़े पे। याद रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। बगड़ावत गुजर जाति के द्वारा बोपो का वाचन किया जाता है। बोपो द्वारा वाचन किया जाता है। याद रखना वाद्यंत्र कौन सा है? जंत्र वाद्यंत्र। वर्तमान में लंदन म्यूजियम में रखी गई है। याद रखना। और घोड़े का नाम लीलागर है, जो किस रंग से दर्शाया गया है? हरे रंग से दर्शाया गया है। नेक्स्ट याद रखना बैसासुर की फड़। नेक्स्ट कौन सी है? बैसासुर की फड़। बैसासुर की फड़ के संबंध में 3 बिंदु याद रखना। सबसे पहले तो याद रखना जो बैसासुर की फड़ है इसका वाचन नहीं किया जाता। पहला तो याद रखना बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता बल्कि इसकी पूजा की जाती है। पहला याद रखना वाचन नहीं होता। दूसरा याद रखना इसकी पूजा की जाती है। और किस जाति के द्वारा पूजा की जाती है? तो याद रखना बावरी जाति के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। और जो बैसासुर की फड़ है इसे माता जी की फड़ भी कहा जाता है। किसकी फड़ कहा जाता है? माता जी की फड़ भी कहा जाता है। माता जी की फड़ भी कहा जाता है। बैसासुर की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना जो बैसासुर की फड़ है इसका वाचन नहीं होता बल्कि इसकी पूजा की जाती है। तीसरा याद रखना माता जी की फड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट फड़ कौन सी है? नेक्स्ट फड़ याद रखना रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़। रामदल्ला और कृष्णदल्ला फड़ के संबंध में 4 बिंदु याद रखना। पहले तो याद रखना रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो याद रखना हाड़ौती की प्रसिद्ध है। दूसरी याद रखना दिन में वाचन होता है इसका। रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ का कब वाचन होता है? दिन में वाचन होता है। तीसरी याद रखना बिना वाद्यंत्र के वाचन किया जाता है। जो रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ है इसमें किसी प्रकार का कोई वाद्यंत्र प्रयोग में नहीं किया जाता है, बिना वाद्यंत्र के इसका वाचन किया जाता है। जो रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ है इसके चितेरा कौन है? तो याद रखना धूल जी है। चितेरा कौन है? धूल जी है। रामदल्ला और कृष्णदल्ला फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना हाड़ौती की प्रसिद्ध है। दिन में वाचन किया जाता है, बिना वाद्यंत्र के वाचन किया जाता है। और इसके चितेरा कौन है? धूल जी है। कौन है? धूल जी है। हाड़ौती की प्रसिद्ध है, दिन में वाचन किया जाता है, बिना वाद्यंत्र के वाचन किया जाता है। चितेरा कौन है? धूल जी है। रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ के संबंध में 4 बिंदु अच्छे से याद कर लेना। पहला है हाड़ौती की प्रसिद्ध है। दूसरा याद करना दिन में वाचन किया जाता है। तीसरा याद रखना बिना वाद्यंत्र के वाचन कौन सी फड़ है? तो रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ है। चौथा याद रखना रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ के चितेरा कौन है? तो याद रखना धूल जी है। नेक्स्ट याद रखना अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना इसके चितेरा कौन है? तो याद रखना विजय जोशी। अमिताभ बच्चन की फड़ के जो चितेरा है कौन है? विजय जोशी। और रामलला भोपा और पतासी भोपा द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में वाचन किया गया है इसका। जो अमिताभ बच्चन की फड़ है किस किस के द्वारा वाचन किया गया है? तो याद रखना रामलला भोपा और पतासी भोपे द्वारा न्यूयॉर्क में अमेरिका में वाचन किया गया है। अमिताभ बच्चन की फड़ के संबंध में 2 बिंदु याद रखना। पहला तो याद रखना अमिताभ बच्चन की फड़ का चितेरा कौन है, मतलब तैयार किसने की थी? तो याद रखना विजय जोशी ने। दूसरा याद रखना मतलब भोपे कौन है इनके? तो याद रखना रामलाल भोपा और पतासी भोपे के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में वाचन किया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका में वाचन किया गया है। रामलला भोपा और पतासी भोपे द्वारा अमेरिका में इसका वाचन किया गया है। ये दोनों पॉइंट याद रखना अमिताभ बच्चन की फड़ के संबंध में। नेक्स्ट याद रखना नेक्स्ट फड़ है कोरोना की फड़। नेक्स्ट फड़ कौन सी है? तो याद रखना
कोरोना की फड़। नेक्स्ट कौन सी है कोरोना की फड़, जिसे एक तो याद रखना कोरोना की फड़ और दूसरी याद रखना टोक्यो ओलंपिक की फड़। कोरोना की फड़ और टोक्यो ओलंपिक की फड़। अब जो कोरोना की फड़ है इसके चित्रक कौन है, तो कल्याणमल जोशी और अभिषेक जोशी। याद रखना चित्रक कल्याणमल जोशी और अभिषेक जोशी। सबसे नवीन फड़ कौन सी है, सबसे नवीन फड़ याद रखना कोरोना की फड़। कोरोना की फड़ नहीं होगा ऑप्शन में तो टोक्यो ओलंपिक की फड़ याद रखना। कोरोना की फड़ टोक्यो ओलंपिक की फड़ याद रखना। इसके चित्रक कौन है, कल्याणमल जोशी और अभिषेक जोशी। सबसे नवीन फड़ कौन सी है, याद रखना कोरोना की फड़ टोक्यो ओलंपिक की फड़। नेक्स्ट याद रखना कृष्ण लीला की फड़। नेक्स्ट कौन सी फड़ है, कृष्ण लीला की फड़। नेक्स्ट याद रखना कृष्ण लीला की फड़। कृष्ण लीला की फड़ के संबंध में सबसे पहले याद रखना कि एकमात्र ब्लैक एंड वाइट फड़ है। ये जो कृष्ण लीला की फड़ है एकमात्र ब्लैक एंड वाइट फड़ है। पहला पॉइंट याद रखना एकमात्र ब्लैक एंड वाइट फड़। दूसरा याद रखना इसके चित्रा कौन है, तो याद रखना कल्याणमल जोशी इसके चित्रा है। कृष्ण लीला की फड़ के चित्रा कौन है, तो याद रखना कल्याणमल जोशी। कौन है, कल्याणमल जोशी। ये हो गई आपकी फड़। इसके बाद में आते हैं रम्मत। ये जो रम्मत लोकनाट्य है ये अपन कल की क्लास में पढ़ते हैं या आज ही पढ़े, अब समय ज़्यादा हो गया तो कल पढ़ लेंगे ये। या अभी पढ़े, चलो आज ही कंप्लीट करवा देते हैं इसको। रम्मत लोकनाट्य। रम्मत लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले याद रखना जो रम्मत लोकनाट्य है, रम्मत होती है किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना जो रम्मत है किस भाषा का शब्द है, तो सबसे पहले याद रखना ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा याद रखना रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना रमना और खेलना। शाब्दिक अर्थ क्या है, रमना या खेलना। संस्कृत भाषा का शब्द है, रम्मत संस्कृत भाषा का शब्द है, पहला बिंदु याद रखना। दूसरा याद रखना रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या है, रमना या खेलना। इसके जो कलाकार हैं उनको क्या कहा जाता है, रम्मत के कलाकार को क्या कहा जाता है, रमतीय या खेलार भी कहते हैं और टेरियो भी कहते हैं। टेरिये भी कहते हैं, याद रखना रमतीय भी कहते हैं, खेलार भी कहते हैं, टेरियो भी कहते हैं। और जो उत्पत्ति स्थल है रम्मत का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो याद रखना जैसलमेर। उत्पत्ति स्थल कौन सा है, जैसलमेर। और सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है, तो याद रखना बीकानेर की। उत्पत्ति स्थल तो है जैसलमेर का और सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है, बीकानेर की। और अन्य क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना अन्य क्षेत्र है फलोदी। अन्य क्षेत्र कौन सा है, फलोदी। रम्मत संस्कृत भाषा का शब्द है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ रम्मत का शाब्दिक अर्थ है रमना या खेलना। कलाकार कौन है इसके, कलाकार को क्या कहते हैं, याद रखना रमतीय, खेलार और टेरिये। उत्पत्ति स्थल कहाँ का है, जैसलमेर। रम्मत का उत्पत्ति स्थल जैसलमेर को कहा जाता है, याद रखना। सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है, रम्मत जो लोकनाट्य है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है, याद रखना बीकानेर की। अन्य क्षेत्र कौन कौन से है, जैसलमेर बीकानेर के अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है, फलोदी की भी, याद रखना। बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। जो रम्मत है ये किसके द्वारा खेली जाती है, बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती है। याद रखना किसके द्वारा खेली जाती है, पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती है। रम्मत के संबंध में सबसे पहले बिंदु याद रखना संस्कृत भाषा का शब्द है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमना खेलना है। कलाकार को रमतीय, खेलार, टेरियो कहा जाता है। उत्पत्ति स्थल जैसलमेर है और सर्वाधिक लोकप्रिय बीकानेर की है। अन्य क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर बीकानेर के अलावा फलोदी भी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती है। ठीक है, अब जो बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मण है के द्वारा खेली जाती है, ये कब खेली जाती है, तो याद रखना कब खेली जाती है, होली के अवसर पर। होली पर या सावन के महीने में आयोजन होता है। जो पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती है कब होती है आयोजन, होली पर या सावन के महीने में इसका आयोजन होता है। दूसरा याद रखना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक
पहला याद रखना होली पर या सावन के महीने में आयोजन। दूसरा याद रखना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक। तीसरा याद रखना पाटों पर खेली जाती है, जो पुष्करनाथ ब्राह्मणों के द्वारा खेली जाती है ना बीकानेर में, ये पाटों पर खेली जाती है। और जो बीकानेर के पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है, याद रखना जो रम्मत लोकनाट्य है ये किस संस्कृति में प्रसिद्ध है, तो याद रखना पाटों पर खेली जाने वाली संस्कृति प्रसिद्ध है। बीकानेर में पाटों की संस्कृति प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीकानेर में कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो याद रखना पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है रम्मत के संबंध में। रम्मत प्रारंभ होने से, नेक्स्ट पॉइंट है, रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व रामदेव जी की का भजन, जिसे क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं। जो रामदेव जी के भजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्यावले। तो याद रखना रम्मत प्रारंभ करने से पहले रामदेव जी का भजन मतलब ब्यावले गाए जाते हैं। याद रखना क्या गाए जाते हैं, ब्यावले गाए जाते हैं। नेक्स्ट याद रखना जो रम्मत है इनके का संबंध किस गीत से है, तो याद रखना चौमासा, लावणी और गणपति वंदना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चौमासा, लावणी, गणपति वंदना का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो याद रखना कौन सी लोकनाट्य है, रम्मत लोकनाट्य। ठीक है, रम्मत लोकनाट्य के संबंध में सबसे पहले अपन ने पढ़ा, रम्मत संस्कृत भाषा का शब्द है। रम्मत का शाब्दिक अर्थ रमना, खेलना। कलाकार कौन है, इस कलाकार को क्या कहते हैं, रमतीय, खेलार, ओटेरियो। उत्पत्ति स्थल कौन सा है, जैसलमेर। सर्वाधिक लोकप्रिय बीकानेर की, अन्य क्षेत्र फलोदी। बीकानेर में पुष्करनाथ ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। कब खेली जाती है, तो याद रखना होली पर या सावन के महीने में आयोजन होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक पाटों पर खेली जाती है। बीकानेर की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व रामदेव जी के भजन मतलब ब्यावले गाए जाते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, चौमासा, लावणी, गणपति वंदना किस लोकनाट्य से संबंधित है, तो याद रखना रम्मत लोकनाट्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखना, जैसलमेर में रम्मतों का स्वर्णकाल। अब जैसलमेर में रम्मतों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो याद रखना तेज कवि के काल में। किसके काल में था, तेज कवि के काल में। जो तेज कवि थे इन्होंने एक अखाड़ा चलाया था, उसका क्या नाम है, तो याद रखना श्री कृष्ण कंपनी नामक अखाड़ा किसने चलाया था, याद रखना तेज कवि ने। श्री कृष्ण कंपनी नामक अखाड़ा किसने चलाया था, तेज कवि ने। श्री कृष्ण कंपनी नामक अखाड़ा किसने चलाया था, याद रखना तेज कवि ने। जो तेज कवि थे इनके द्वारा रचित रम्यते हैं, जो तेज कवि थे उन्होंने कुछ रचित रम्यते लिखी थी, जो कौन कौन सी है, पहली याद रखना स्वतंत्र भावनी। स्वतंत्र भावनी, अब स्वतंत्र भावनी ये 1943 में गांधी जी को भेंट किया था इन्होंने। जो तेज कवि थे स्वतंत्र भावनी 1943 में गांधी जी को भेंट किया था। ये फर्स्ट तो याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। बाकी तीन याद हो या ना हो आपके, मूमल, छेले, तंबोलन और जोगी भरतरी, पर स्वतंत्र भावनी जरूर याद रखना। ये किसकी मतलब स्वतंत्र भावनी किसके द्वारा रचित है, तो याद रखना तेज कवि के द्वारा रचित है। 1943 में गांधी जी को भेंट की गई थी, याद रखना। और इसकी चार रचित रम्यते, पहली है स्वतंत्र भावनी, दूसरी याद रखना मूमल, तीसरी याद रखना छेले तंबोलन और चौथी याद रखना जोगी भरतरी। पहली स्वतंत्र भावनी, दूसरी मूमल, तीसरी याद रखना छेले तंबोलन, चौथी याद रखना जोगी भरतरी। ठीक है, नेक्स्ट है जो तेज कवि है ना, तेज कवि इनके संबंध में पॉइंट है, क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जो तेज कवि है, क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और इन्होंने पुलिस अधिकारियों के घर जाकर कहा कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कमिश्नर खोल दरवाज़ा किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना तेज कवि के द्वारा। इसको याद रखना, कमिश्नर खोल दरवाज़ा ये किसने कहा था, तो याद रखना किसने कहा था, तेज कवि ने कहा था। इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है जो रम्मत लोकनाट्य है, इनके जो प्रमुख कलाकार है कौन कौन हैं, अन्य कलाकार कौन कौन है, तो अन्य कलाकार याद रखना, पहला सुआ महाराज, दूसरा याद रखना फागू महाराज, तीसरा याद रखना तुलसीराम। अन्य कलाकार कौन कौन है, सुआ महाराज, फागू महाराज और तुलसीराम। किसके कलाकार है, ये याद रखना रम्मत के
रम्मत लोकनाट्य के कलाकार कौन कौन है? सुआ महाराज, फागू महाराज, तुलसी महाराज। ठीक है। अब जो राजस्थान में प्रसिद्ध रम्मतें हैं वो कौन कौन सी है, एक बार इनका भी अपन पढ़ लेते हैं इनको। राजस्थान में प्रसिद्ध रम्मतें, तो सबसे पहले अपन कौन सी रम्मत का अध्ययन करेंगे? तो याद रखना फक्कड़ दाता की रम्मत। जो फक्कड़ दाता की रम्मत है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखना बीकानेर की प्रसिद्ध है। और रम्मत का प्रारंभ इसी से होता है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ किससे होता है? फक्कड़ दातारी रम्मत से। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है, ये याद रखना। पहले याद रखना फक्कड़ दातारी रम्मत। दूसरी याद रखना बारह ग्वाड़ की हेडाऊ मेरी री रम्मत। बारह ग्वाड़ की हेडाऊ मेरी री रम्मत, इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना जवाहरलाल पुरोहित इसके रचनाकार है। और सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है? तो याद रखना बारह ग्वाड़ की हेडाऊ मेरी री रम्मत। और इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना जवाहरलाल पुरोहित इसके रचनाकार है। और जो बारह ग्वाड़ की हेडरू मेरी री रम्मत है ये आदर्श पति पत्नी की कहानी पर आधारित है। याद रखना आदर्श पति पत्नी की कहानी पर आधारित रम्मत कौन सी है? तो याद रखना बारह ग्वाड़ की हेडारू मेरी री रम्मत। नेक्स्ट याद रखना मेरू नायक चौक में आयोजन होता है इसका। जो बारह ग्वाड़ की हेडारू मेरी रम्मत है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो याद रखना मेरू नायक चौक में आयोजन होता है। मेरू नायक चौक में आयोजन होता है, ये चारों पॉइंट को याद रखना। रचनाकार कौन है इसके? तो जवाहरलाल पुरोहित। सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है, आदर्श पति पत्नी की कहानी पर आधारित है, मेरू नायक चौक में आयोजन होता है इसका। नेक्स्ट रम्मत याद रखना अमर सिंह राठौड़री रम्मत। अमर सिंह राठौड़री रम्मत। तो अमर सिंह राठौड़री रम्मत के संबंध में सबसे पहले याद रखना रचनाकार कौन है? तो याद रखना सोई सिवेग। कौन है इसके रचनाकार? सोई सिवेग। वीर रस प्रदान की रम्मत है ये, याद रखना। रचनाकार कौन है? सोई सिवेग। और वीर रस प्रदान की रचना रम्मत है, याद रखना आचार्यों के चौक में आयोजन किया जाता है। इसका जो आयोजन होता है कहाँ पे होता है? आचार्यों के चौक में आयोजन। तीनों पॉइंटों को याद रखना। नेक्स्ट है मनी राम की रम्मत। इसके संबंध में याद रखना दोनों बिंदु। दिव्यार्थी व्यंग के लिए प्रसिद्ध है और व्यासों के चौक में आयोजन होता है। दिव्यार्थी व्यंग के लिए प्रसिद्ध है और व्यासों के चौक में आयोजित होती है। ठीक है, चारों रम्मत पढ़ लेना इनको और अच्छे से कर लेना इनको। पहले कौन सी पढ़ी अपन ने? फक्कड़ दातारी रम्मत। दूसरी पढ़ी बारह ग्वाड़ की हेडारू मेरी री रम्मत। तीसरी पढ़ी हमें अमर सिंह राठौड़री रम्मत। चौथी पढ़ी अपन ने मनीरामरी रम्मत। ठीक है, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। जो बची हुई लोकनाट्य वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो सभी को धन्यवाद। तो क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है सभी को।